हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो प्रोविजनल आंसर की कमीशन के द्वारा दी गई है उसमें 200 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्सेज रहेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आती है। लास्ट ईयर भी मेंस के लिए डेडिकेटेड बैच चलाए थे और काफ़ी बच्चों को वहाँ से हेल्प हुई थी। इस बार भी हम मेंस को वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो आप कोई भी आपको मेंस के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है एयरक्राफ्ट को लेके कि एक एयरक्राफ्ट है जो पेपेटी ताहिती 150 वेस्ट से 4 PM टेक ऑफ करता है और लैंड कर जाता है पापुआ न्यू गिनिया में 150 ईस्ट में 6 AM ऑन वेनेसडे। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट को कमीशन ने गलत मान लिया है, करेक्ट पूछा था। कमीशन ने सिर्फ ओनली वन को करेक्ट माना है, बट इस स्टेटमेंट में इतनी सारी मतलब इंटरप्रिटेशंस हैं कि वो यहाँ से अगर चला है तो उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि उसने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करी है या वो पीछे से घूम के आया है, या हो सकता है कि वो कितनी मतलब इतने सारे फैक्टर आ जाते हैं इसमें, किस स्पीड पे चल रहा है, कौन सा डे है, क्या है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका उत्तर डी होना चाहिए। आप इसको अगर थोड़ा सा अपने लेवल पर भी सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन फॉल कर जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट शुड बी डी बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आता है कि जो मैक्सिमम डैमेज होता है वो एपिसेंटर पे होता है। ठीक है, यहाँ कमीशन ने सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को ठीक माना है, फर्स्ट को गलत मान लिया है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि एपिसेंटर पे मैक्सिमम डैमेज हमेशा नहीं होता है, बट थोड़ा सा सब्जेक्ट टू वेरिएशन है कि यहाँ ऑलवेज भी नहीं लिखा है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले आपकी वेव्स पहुंचती हैं। जो आपकी हाइपोसेंटर होता है फोकस, वहां से अर्थ को एक निकलता है और एपिसेंटर इज द पॉइंट जहाँ सबसे पहले पहुंचता है, और वहां सरफेस वेव्स जो रेले वेव्स हैं वो चलती हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इस एपिसेंटर से जितना दूर जाओगे वो डैमेज कम होता जाएगा। ये इसका जो सोर्स है वो हमें हमारे पास एनसीईआरटी में तो कोई ऑथेंटिक सोर्स मिला नहीं है, बट दो सोर्स हैं। ये यूएस गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे ये लाइन लिखी हुई है कि मरकेली के बारे में ही। तो द इंटेंसिटी रिपोर्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स जनरली डिक्रीज अवे फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर। ठीक है, ये लिख रखा है। फिर जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके गवर्नमेंट, उनकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन किया गया है कि एग्जैक्टली यही लाइन को दिखाता हूँ। ये रहा, फॉर ए गिवन अर्थक्वेक द इंटेंसिटी नॉर्मली डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। तो ये हमारे एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, बट आप थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की किताबें खंगोलोगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा। इसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है एल नीनो के बारे में। यहाँ चार स्टेटमेंट दी गई थी। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन से नॉट करेक्ट हैं, इसका मतलब सही नहीं है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल नीनो इज अ वेदर फिनोमेना दैट डायरेक्टली अफेक्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट। बिल्कुल करता है डायरेक्टली, बिकॉज इसकी वजह से फ्लड, ड्रॉट सब कुछ आता है। एल नीनो इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर इन द पैसिफिक। यस, पैसिफिक में ही जो पानी है वो गर्म हो जाता है और वहां उस वजह से, मतलब पहली दो स्टेटमेंट सही दिख रही हैं। तो पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओनली 3 and 4, ओनली 3, ओनली 4। तो यहाँ ऑप्शंस का सेटलमेंट कुछ ऐसा है कि इसको हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा सकते, तो कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट बन नहीं रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एनसीईआरटी में साफ साफ एनसो और ये सब दे भी रखा है, तो आप यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो। 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में मिल जाएगा। फिर आता है डेयरी फार्मिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे कमीशन ने दोनों को ठीक माना है। अब यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज अ हाई लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। बट थोड़ा सा रेफरेंस आप लेना चाहो तो एनसीईआरटी है आपकी 12th क्लास की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। वहाँ पे जो चैप्टर है डेयरी फार्मिंग में, वहाँ लिख रखा है
द डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल, इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। अब यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव हाईली मेंशन जरूर कर रखा है, बट डेयरी फार्मिंग कैन बी लेबर इंटेंसिव आल्सो, हमेशा वो कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं होती है। तो इसमें कमीशन दोनों ऑप्शन ले सकता है कि बोथ 1 and 2 भी ले ले और आपका 2 ओनली भी ले ले, ये कोशिश हो सकती है अगर आप एनसीईआरटी के लगाते हो। तो इट इज ए लेबर एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव, ये बात यहाँ पे आपको मेंशन करके, क्योंकि काफी सारे कमीशन ने कई सारे क्वेश्चन 2 ऑप्शन वाले इस बार लिए हैं, 2 उत्तर मान के, यहाँ भी कमीशन रेफरेंस ले सकता है अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भेजोगे। ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होने वाला है। 2 स्टेटमेंट थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। पहला कह रहा है कि ही वाज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग, यस, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही एसोसिएटेड थे। तिलक वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ आईएनसी, नो ही वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर। तो यहाँ कमीशन ने ओनली 2 करेक्ट माना है, तो ये ओनली 1 होना चाहिए। इग्नू के सोर्सेज में भी दे रखा अच्छे से, मैंने अटैच भी की है, जैसे यहाँ पे 2 लीग हैं तो यहाँ अच्छे से मेंशन कर रखा है दैट एनी बेसेंट एंड तिलक लॉन्च्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन द होम रूल लीग इन 1916। और नीचे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे भी लिख रखा है अच्छे से तिलक्स होम रूल लीग। तो ये आराम से आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका भी ये है वो अपना रिप्रेजेंटेशन जरूर भेजे। और ये आईएनसी की वेबसाइट पे भी दे रखा है, 1889 में उन्होंने, तिलक ने बॉम्बे सेशन अटेंड किया था, तो बाद में ये जुड़े हैं कांग्रेस से। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है अगेन एल नीनो के बारे में है। यहाँ पे कमीशन ने ओनली 2 and 3 को करेक्ट माना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एल नीनो इज अ वार्म करंट दैट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू इन दिसंबर। तो अब एल नीनो एक कोई रेगुलर करंट भी नहीं है, और वो 3 से 7 साल के बीच में दिखता है, तो वो पेरू के आसपास दिसंबर में बहता है, इस बात का हमें कोई रेगुलरली हमें नहीं दिखता है। तो ये सिर्फ एल नीनो के दौरान ही आता है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो सकती है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत करने के से पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज इन द साउथ पैसिफिक इंडिया रिसीव्स डेफिशिएंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाता है तो इंडिया के पास डेफिशिएंट रेनफॉल होती है, जबकि इसका उल्टा देखा जाता है। इंडिया में डेफिशिएंट कब होती है? जब गर्म करंट, गर्म पानी सारा साउथ पैसिफिक में इकट्ठा हो जाता है, तब इंडिया में डेफिशिएंट हो। तो पहली गलत हो जाएगी, पहली गलत होते ही ऑटोमेटिकली दूसरी तीसरी सही हो जाती है। तो उस सेंस में थर्ड भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फर्स्ट डेफिनेटली गलत करके हम 2 and 3 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कमीशन आपकी रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार की जाती है, आप थोड़ा ऑप्शनल की बुक को रेफर करें तो शायद यहाँ पे कमीशन 2 ऑप्शन कंसिडर कर ले। सोर्स आप इसमें सविंदर सिंह की बुक को ले सकते हैं। इसके बाद एलडीएफ का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया ओनली 1। थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है कि विदाउट कोलेटरल आपको एमएसएफ मिल जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोलेटरल तो फिर भी चाहिए। अब इन 2 में से कमीशन ने सिर्फ ओनली 1 को करेक्ट माना है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द एमएसएफ इज द पिनल रेट एट विच बैंक्स कैन लैंड एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम द रिजर्व बैंक। अब यहाँ थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी एम्बिग्यूटी में है, तो कमीशन यहाँ 2 स्टेटमेंट्स को ठीक मान सकता है, ए को भी ठीक माने और डी को भी ठीक माने। जैसे एमएसएफ, अगर आप पीआईबी के नोट पे जाओगे तो ये एक पीआईबी का लिंक मैंने आपको दिया है, यहाँ पे आरबीआई खुद लिखता है एमएसएफ के बारे में कि दैट ये is a provision made by the RBI that enables scheduled commercial bank to obtain overnight liquidity if interbank community dry up। तो ये ओवरनाइट के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है कि बैंक, कमर्शियल बैंक ऑब्टेन कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो ये बोरो करने के लिए, ना कि लैंड करने के लिए। बट यहाँ उन्होंने लिखा कि विच बैंक्स कैन लैंड फ्रॉम द आरबीआई, तो यहाँ फ्रॉम लिख दिया, यहाँ लैंड लिख दिया। तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी ऑफ स्टेटमेंट की वजह से ये चैलेंज हो सकता है, और मेरे हिसाब से कमीशन इसमें ओनली 1 और बोथ ओनली 2 and 1 2 मान सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें वैसे पावर तो नहीं है, बट थोड़ा आप अगर करो कोशिश तो मिल सकता है। इसके अलावा कमीशन की तरफ से सारे क्वेश्चन सही हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, लेकिन हमें उन सब के ओरिजिनल सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, पीवाईक्यू देखने पड़ते हैं, तब जाके कमीशन रेफर कर सकता है। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि चैलेंज होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका सोर्स ढूंढेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन भेजा जाएगा, ताकि जो भी जस्टिस है वो हो पाए। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही मिलते हैं, फाइनल आंसर की भी आएगी, और फिर 2026 मेंस के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। जय हिंद।